Good morning, students. In previous class, we learned about some component of food like fat, carbohydrate, protein, vitamins and minerals. Now today we will talk about dietary fibers and water. So first, dietary fiber is also known as the roughage. रफेज भी कहते हैं. डाइटरी फाइबर हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी कि इनसे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता. नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, येट इट इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. लेकिन ये बहुत से डाइजेशन में हमारी बहुत हेल्प करता है. फर्स्ट इज द it is needed by our body as it perform the following function. First is it prevent constipation. Constipation से हमें बचाता है. Constipation you all know, जब स्टूल बहुत हार्ड हो जाती है और उसे पास आउट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन. एंड सेकेंड इज द इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. दूसरी बात, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. प्लस हेल्प्स टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. सो रफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट and roughage provided by the plant product in our foods. Its main sources are vegetables like carrot, cabbage, spinach, etc. Fruit like apples, peaches, mango, etc. Whole grains like wheat, rice, and pulses, etc. These are some sources of dietary fibers which we can use continuously and we should use it, because अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाएगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी और बॉडी के अंदर जो बॉवेल मूवमेंट होता है उसमें भी हेल्प यही डाइटरी फाइबर करते हैं. बॉवेल मूवमेंट इट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी में मूवमेंट. तो ये मूवमेंट में भी हेल्प डाइटरी फाइबर्स करते हैं, तभी तो ये कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाते हैं. सो डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन अवर फूड. Next is water. You all know without water we can't survive. You know, an adult is unable to survive for more than a week without water, but can survive for many weeks without food. एक एडल्ट जो होता है वो एक वीक से ज़्यादा कुछ दिन तक सरवाइव कर लेता है, बट और फूड के बिना तो हम कई वीक तक सरवाइव कर सकते हैं. सो यू नो दैट बिना वाटर के हम सरवाइव नहीं कर सकते. वी गेट वाटर फ्रॉम सम लिक्विड्स ना, लाइक मिल्क, वाटर भी हम लेते हैं, एंड टी. इन सब में वाटर का अमाउंट होता है. इवन द फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स के अंदर भी हम देखते हैं वाटर प्रेजेंट होता है. इवन वाइल कुकिंग अ लॉट ऑफ वाटर इज एडेड टू फूड. अगर हम फूड पकाते भी हैं तो उस फूड आइटम में भी हम बहुत सारा पानी डालते हैं. ओके, सो फर्स्ट फंक्शन, इट हेल्प्स टू मूव सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी. इट मीन्स ट्रांसपोर्ट करता है ये सब्सटेंसेस का बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का मीडियम जो है एक तरीके से वो वाटर होता है. ये हेल्प करता है उसमें. सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड. फूड से जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का या सोखने का या रखने का काम करता है, उसमें भी वाटर जो है हेल्प करता है. नेक्स्ट, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम, इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट. वेस्टेज सच एज यू नो यूरिन एंड स्वेट. So it helps in throwing out wastage such as urine and sweat from the
बॉडी। तो ये हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है, जैसे कि ये यूरिन है प्लस स्वेट, पसीना है, हमारी बॉडी से बाहर आता है। इससे क्या होता है पता है आपको? इससे हमारे बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है। तो नेक्स्ट थिंग ये हो गई, इट हेल्प्स टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो वाटर जो है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस का काम करता है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है, प्लस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो मैंने अभी बताया तुम्हें सोर्सेज हैं वाटर के, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, वाटर एंड टी। बट हाउ विल यू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ फूड आइटम? तो आप फूड आइटम में वाटर की प्रेजेंस को कैसे शो करोगे? वेरी इजी बेटा, हम एक कोई भी फ्रेश फ्रूट ले लें, चाहे वो ऑरेंज है, लेमन है, या तुम टोमेटो ले लो, स्पिनच ले लो, यू कैन टेक इट। ओके, सो टेक ए फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल एंड कट इट इनटू पीसेस। तो इनको पीसेस में काट लो और फिर आप क्या देखोगे, आपकी फिंगर्स कैसी हो जाती हैं? यू विल ऑब्जर्व फिंगर्स बिकम डैम्प, आपकी फिंगर्स गीली हो जाती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन फूड आइटम्स में वाटर प्रेजेंट है। यू नो दैट बहुत सी वेजिटेबल्स में, बहुत से फ्रूट्स में जैसे ही हम इन्हें कट करते हैं तो इनमें वाटर जो होता है प्रेजेंट होता है, इनसे हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। तो हमें इससे डेमो न्यूट्रिएंट्स और फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। तो फूड्स को हमने उनके रोल के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया है। सो 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द रोल दीज न्यूट्रिएंट प्ले इन अवर बॉडी, यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी में कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, इस अकॉर्डिंग इनके हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। First is the energy giving food, and energy giving food, you know, carbohydrate and fat are energy giving. And second is the body building food, like बॉडी बिल्डिंग का काम कौन करता है? प्रोटीन। ओके, बॉडी बनाने का काम करता है, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। प्रोटेक्टिव फूड जो हमें डिजीज के अगेंस्ट या इन्फेक्शन से हमें बचाता है, प्रोटेक्टिव फूड लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमने according to their role of in nutrients we can divided foods are in 3 categories: energy giving, body building and protective food. तो हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें इन तीनों ग्रुप्स के फूड आइटम्स को प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक सिंगल फूड आइटम लेंगे और उससे हमें सारी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। नो ना बेटा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो हमें सभी फूड आइटम एक रिक्वायर्ड अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में लेने चाहिए। सो फर्स्ट बेटा एग्जैक्टली मैं पूछूं व्हाट इज अ डाइट? डाइट क्या है? डाइट क्या है? नॉर्मली जो हम एक दिन में जितना भी फूड लेते हैं, इट इज अ डाइट। The food we normally consume in a day is called diet. यानी कि एक दिन में हमने जो भी कुछ खाया है वो हमारी डाइट है। तो हमारी डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटीज में डिफरेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। सो अगर एक भी या कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उस कमी की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। सो लेक ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ वन और द अदर न्यूट्रिएंट इन द फूड लीड्स टू पुअर हेल्थ। इससे हमारी हेल्थ पुअर होगी। सो वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? ऐसी डाइट तो क्या हुई, जनरली जो हमने पूरे दिन में जो भी कंज्यूम किया, एक दिन में जो भी कुछ खाया। लेकिन बैलेंस डाइट ऐसी होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर क्वांटिटीज में प्रेजेंट रहते हैं। सो बैलेंस डाइट इज अ डाइट
ऐसी डाइट, a diet containing all the nutrient in adequate quantities. यानी कि ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट एडिक्वेट अमाउंट यानी कि प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं, इट इज बैलेंस डाइट। अब इस बैलेंस डाइट में क्या होंगे, एनर्जी गिविंग फूड भी होगा, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होगा, प्रोटेक्टिव फूड भी होना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में। और एक बैलेंस डाइट होगी तभी हमारी बॉडी को क्या मिलेंगे, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलेंगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, तो हमारी अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छे मेंटेनेंस होगी। आप देखो, सपोज करो एक बॉय है, वो बर्गर खा रहा है। सपोज अ यंग बॉय ईटिंग अ बर्गर, इज ही ईटिंग अ बैलेंस डाइट? क्या वो एक बैलेंस डाइट ले रहा है क्या? नो बेटा, इन बर्गर कंटेन ओनली कार्बोहाइड्रेट और फैट, so these items are not sufficient for our growth. okay? लेकिन एक चीज और है, बैलेंस डाइट सबके लिए सेम नहीं होती। बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम है, नो, इट वेरीज विद एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज। यानी कि ये अलग अलग होती है एज के हिसाब से। ऐसा अगर कोई 5 इयर्स का स्टूडेंट है और कोई 15 इयर्स का है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। अगर सपोज करो एक लेबर है, यानी कि एक मजदूर है और एक ऑफिसर है, तो उनकी डाइट में, उनकी बैलेंस डाइट में भी क्या होगी, वेरी करते हैं, उनकी डाइट भी डिफरेंट होगी। सपोज अ young child needs to eat more protein rich food as the growth during early childhood is rapid। यानी कि एक अगर बच्चा है तो उसको क्या चाहिए, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा चाहिए। यंग चाइल्ड नीड्स टू ईट मोर प्रोटीन रिच फूड, तो उसे और भी ज्यादा प्रोटीन रिच फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसकी इस एज में ग्रोथ हो रही होती है, और ग्रोथ के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। सेकेंडली, सपोज करो एक लेबर है, अ लेबरर डूइंग हार्ड वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। आपको पता है ये ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट लेंगे बिकॉज दे बोथ आर द एनर्जी गिविंग फूड। तो ये दोनों ही क्या है, एनर्जी गिविंग फूड हैं। सो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट लेंगे बिकॉज उनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होगी, तभी वो ज्यादा से ज्यादा टाइम काम कर सकते हैं। सो अगर हमें बैलेंस डाइट अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें ये डिपेंड करती है कि किसी की एज की क्या है, कौन से टाइप का वो वर्क करता है, इट मीन्स उसका ऑक्यूपेशन क्या है, इन सब पर भी डिपेंड करती है हमारी डाइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड अस द रिक्वायर्ड एनर्जी। बैलेंस डाइट से हमें एनर्जी मिलती है, प्लस जो डैमेज सेल्स हैं और टिश्यूज हैं उनकी रिपेयरिंग होती है, प्लस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है। सो यू नो एक सिचुएशन ऐसी होती है, अगर हमने सपोज करो जितना फूड रिक्वायर्ड है उससे अगर हमें कम फूड मिलता है, जितना फूड रिक्वायर्ड है और उससे अगर हमें कम फूड मिलता है, तो हम देखते हैं इस कंडीशन को हम अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। When the body gets less than required food, even if it is balanced, it becomes weak and sick
दिस अनहेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। तो ऐसे केसेस में जो पर्सन होगा उसे कम न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ज़्यादा अमाउंट में उसे ज़रूरी है लेकिन कम मिलेंगे। तो इस टाइप की कंडीशंस को में क्या होगा, वो बहुत वीक हो जाएगा, बीमार रहने लग जाएगा, क्योंकि जितनी फूड की उसको रिक्वायरमेंट है उतना उसे नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी कंडीशन को हम अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड वन इज द malnutrition। malnutrition एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज हो जाती है हमारी बॉडी में। तो ये होता मेनली रीज़न यही होता है कि अगर हम अनबैलेंस्ड डाइट लेंगे तो मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन क्रिएट होगी। सो इन मेल न्यूट्रिशन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, दिस इज ड्यू टू द इनटेक ऑफ अनबैलेंस्ड डाइट। तो ये अनबैलेंस्ड डाइट लेने से ही होगा, ओके। और अगर सपोज करो अगर हम प्रोटीन का अमाउंट हमारी फूड में बहुत कम लेते हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस में अगर हम प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम लेते हैं जो बच्चे, तो उन्हें एक डिजीज होती है क्वाशियोकोर। नेम इज द क्वाशियोकोर। ये मोस्टली चिल्ड्रन में होती है। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन रिजल्ट इन अ डिजीज इज कॉल्ड क्वाशियोकोर। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोकोर, इस क्वाशियोकोर डिजीज में क्या होता है, बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ क्या होती है, बिल्कुल रुक जाती है। और उनका जो स्टमक है वो फूल जाता है, लार्ज पॉट लाइक बेली, ओके। एंड थर्ड इज द मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि उनमें मानसिक बुद्धि भी उनकी कम हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन। एंड स्वोलन फेस भी उनका फूल जाता है, पेट भी उनका फूल जाता है, प्लस उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इस कंडीशन में मोस्टली जब बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन से एक डिजीज कॉज होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्वाशियोकोर। सेकेंड इज द प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, short form is the PEM, is a disease caused due to the shortage of P for protein, okay, shortage of protein। और एनर्जी किससे मिलती है हमें बेटा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इट मीन्स जब एक बच्चे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों की कमी हो जाती है इनकी डाइट में, तो एक डिजीज कॉज होती है, या इस सिचुएशन को हम प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन भी कहते हैं, और इस डिजीज को बोलते हैं मैरेस्मस, ओके। So children suffering from marasmus are very thin and weak and are not able to move। चल फिर भी नहीं सकते ये बच्चे और बहुत वीक हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, ओके। सो इन मेलनरिश चिल्ड्रन को ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हें कॉस्टली मेडिसिन दें, टॉनिक दें, नो, इनको केवल रिक्वायर्ड अमाउंट में बैलेंस डाइट देने की ही ज़रूरत है। और इसी को लेकर के हमारी गवर्नमेंट ने एक मिड डे मील प्रोग्राम भी शुरू किया था बच्चों के लिए, ओके। और कई गवर्नमेंट जो इंडिया की है वो बहुत से ऐसे प्रोग्राम जो हैं अंडर न्यूट्रिशन बच्चों के लिए या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या नरिशिंग मदर्स के लिए शुरू करती है, ताकि उन्हें एक्चुअली अमाउंट के अंदर जितना रिक्वायर्ड फूड है वो मिल सके। अब जस्ट अपोजिट केस देखें, ये तो था कि अगर उनको न्यूट्रिएंट्स या कम अमाउंट में फूड मिलता है तो जिस कंडीशंस को फेस करते हैं वो है अंडर न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन। बट कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर बच्चे एनर्जी रिच फूड लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए, तो इस कंडीशन में एक
जो ये कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं ओबेसिटी, मीन्स मोटापा। Eating energy rich food in much excess than needed by the body causes fat deposition in the body and leads to obesity. अगर एक मोटा पर्सन है तो एग्जैक्टली उसे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा हार्ट डिजीज होगी, हार्ट डिजीजेस होगी, एंड प्लस हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई बीपी, ओके, एंड और भी बहुत सी प्रॉब्लम होगी। और ये ज़्यादातर ओबेसिटी कॉज, आजकल जो बच्चे हैं वो मोस्टली पिज़्ज़ा, पोटैटो वेफर्स, नूडल्स, आइसक्रीम, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये लेते हैं और इंडोर गेम खेलते हैं, मोस्टली आउटडोर गेम को अवॉइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इससे जो कंडीशन कॉज होती है, एक तो वो जंक फूड लेते हैं, है ना, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, दीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अगर हम एनर्जी रिच फूड को लेंगे एक्सेस अमाउंट में, तो हमारी बॉडी में फैट जमा हो जाएगा, फैट डिपोजिशन हो जाएगा और एक कंडीशन कॉज करेगा, इट इज़ ओबेसिटी या मोटापा। ओके, सो चिल्ड्रंस प्लीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड हमें नहीं लेना चाहिए, ओके, और हमें सभी टाइप के फूड आइटम लेने चाहिए ताकि हमें हमारी बैलेंस डाइट प्रोवाइड हो सके। बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लस ग्रोथ भी अच्छी होगी और हमारी बॉडी एक्टिव भी रहेगी। ना तो हमें किसी चीज़ का एक्सेस अमाउंट यूज़ करना चाहिए, न ही लोअर अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। दोनों ही कंडीशंस अच्छी नहीं है हमारी हेल्थ के लिए।